हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब क्लास होने वाली है। और आज की जो क्लास होने वाली है, हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में। आपने देखा पिछले क्लास में हमने लाइन एंगल को कंप्लीट कराया, तो आज जियोमेट्री में ज्योमेट्री में हम सर्किल के बारे में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम सारे सवाल को करेंगे। चलिए, सब लोग आ चुके हैं। जनाब, आलोक, सब लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास हमारी होने वाली, हमने आपको बताया, ज्योमेट्री में सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी ये पहली क्लास होगी सर्किल पर, है ना? सर्किल का पहला क्लास होगा। लेकिन ज्योमेट्री का तो अभी पहले हमने पॉलीगन ही पढ़ा दिया, बहुभुज पढ़ा दिया था 2 क्लास में शायद। और उसके बाद हमने आपको पूरा लाइन एंगल पढ़ा दिए। और उसके बाद हमारा, हाँ, ज्योमेट्री का पूरा एपिसोड अपलोड है। भाई देखो, किस में अपलोड नहीं हुआ है बताइए? एससी सिंकू, आप बताइए। रेलवे वाले में या फाउंडेशन बैच में, आप बताइए। पीडीएफ नहीं मिलता है? बिल्कुल, पीडीएफ तो डेली अपलोड होता है। वीडियो में पीडीएफ अपलोड होता है। ऐसे किस बैच में है आप जिसमें वीडियो के साथ पीडीएफ अपलोड नहीं होता है? जरूर बताइए मुझे। गुड इवनिंग राहुल जी। आइए, तो चलिए रितेश, शुरू करते हैं। आज सबसे पहले वृत्त के बारे में। वृत्त क्या है? वृत्त जो है ना, वृत्त जो है, वृत्त यानी सर्किल। बाबू, वृत्त क्या है? तो वृत्त बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जिसे एक निश्चित बिंदु से सभी बिंदु समान दूरी पर हैं। एलपी वाले बैच में। चलिए, रीजनिंग का वीडियो डलवा देंगे। अब यहां समझिए, वृत्त क्या है? यह बिंदुओं का एक समूह ही है। बिंदुओं का एक समूह ही है। वो अलग बात है कि सभी बिंदु एक दूसरे को टच कर जाते हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है। और एक बिंदु जो एक निश्चित बिंदु है उससे सारी बिंदु समान दूरी पर है। ये सभी बिंदु समान दूरी पर है, सभी बिंदु समान दूरी पर है, ये बात समझ लीजिए। यही एक वृत्त है। अब होता क्या है कि वो बिंदु जो है एक दूसरे से सट जाता है, इसी वजह से वो आपको ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। और केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु को हमेशा लोग ओ से डिनोट करते हैं, चाहे तो आप कुछों से डिनोट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर समझिएगा, केंद्र बिंदु से हमेशा परिधि को छूने वाली रेखा यही त्रिज्या होती है। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या होती है। और आपको पता भी है त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, है ना? केंद्र बिंदु से कहीं भी परिधि को टच करा दीजिए, सब त्रिज्या ही है। केंद्र बिंदु से कहीं भी परिधि को टच करा दीजिए, ये सभी क्या है? आपका त्रिज्या है। और आप ये बात भी जानते हैं कि केंद्र बिंदु है ये, और केंद्र बिंदु से सुनिएगा, इसमें एक चीज पहले समझिए। यहां पर आपको समझना है, मान लीजिए केंद्र बिंदु है, यहां से यहां ये जीवा हुआ। परिधि पर अनंत बिंदु है। वृत्त के परिधि पर कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु है। और वृत्त में केंद्र बिंदु कितना हो सकता है? तो सिर्फ एक हो सकता है। चलिए, एडवांस मैथ वाला क्लास में ज्योमेट्री का पिछले 4 क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है सर। चलिए बाबू, पीडीएफ देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा। तो आप इस बात को यहां पर समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पर कहां पर बोल रहा है जी? टेलीग्राम पर बोल रहे हैं, ऐप पर बोल रहे हैं? हाँ, यहां पर देखिए, तो ये जो है ना, वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु है। कोई भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। कोई भी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बाबू? जीवा कहलाती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये सब जीवा ही है। अब मान लीजिए ये 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा, लेकिन ये केंद्र बिंदु से होकर गुजरे, तो सबसे बड़ी जीवा ये व्यास कहलाती है बाबू। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। व्यास, व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, याद रखिएगा। तो क्या इस वृत्त के अंदर हम कितने व्यास खींच सकते हैं? अनंत व्यास खींच सकते हैं। आपको मन करेगा, आप ऐसे ऐसे सब केंद्र बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। जैसे ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ये सभी व्यास ही है। केंद्र बिंदु से होकर गुजर गया वो व्यास है। एक बात देखिए,
केंद्र बिंदु के जितना ज्यादा नजदीक वो जीवा उतना बड़ा, केंद्र बिंदु पर से होकर गुजरा तो सबसे बड़ा जीवा, केंद्र बिंदु से दूर हुआ तो छोटा, और दूर हुआ तो और छोटा, और दूर हुआ तो और छोटा। इसका मतलब हुआ कि जो जीवा केंद्र बिंदु से जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ही बड़ा होगा, और जो जीवा केंद्र बिंदु से जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा। क्या यह बात आप लोग को समझ में आया? अभी जो मैंने बोला क्या यह बात समझ में आया आपको? अब एक बात समझिए, अगर यह वृत्त है, यह वृत्त है, कोई एक जीवा वृत्त को दो भाग में बांट देता है। व्यास रहता तो दो बराबर भाग में बांटता, व्यास रहता तो दो बराबर भाग में बांटता, लेकिन यहां पर क्या है, मान लीजिए ये जीवा है ए बी, ये जीवा का नाम ए बी दे दिए, इसके दो छोर हैं, तो ये जीवा वृत्त को दो भाग में बांट दिया। तो आप केंद्र बिंदु यहां देख रहे हैं, तो इधर वाला वृत्त बड़ा है, बड़ा वृत्त खंड हो गया ये, यानी इसको दीर्घ वृत्त खंड कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। और जो छोटा पार्ट है इधर वाला पार्ट, इसको लघु, छोटा को लघु बोलते हैं, लघु वृत्त खंड, इसको क्या बोलते हैं? लघु वृत्त खंड बोलते हैं। तो एक हो गया दीर्घ वृत्त खंड, एक हो गया लघु वृत्त खंड। याद रहे मेरे दोस्त, इसी तरीके से ये जो आप देखते हैं वृत्त में, तो मान लीजिए केंद्र बिंदु यहां है, तो यहां जीवा है, तो ये जो कहलाता है, ये वाला जो है यहां से, ये जो है ना, ये चाप हुआ, तो इधर बड़ा चाप होगा। आप देखिए यहां से ज्यादा है ये दूरी जो है, ये जो लंबाई है, परिधि का ही एक टुकड़ा है, ये परिधि का ही एक टुकड़ा है, पूरे तो परिधि है। तो इधर वाला कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा छोटा चाप, यानी लघु चाप। इसको क्या बोलेंगे हम? लघु चाप कहेंगे, लघु चाप। जैसे ए बी है ना, तो आप ए बी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बी ये चाप है, ये भी चाप है, ये लघु चाप है। अब इधर जो हो गया ये दीर्घ चाप हो गया, इसको क्या बोलेंगे आप? दीर्घ चाप बोलेंगे, दीर्घ चाप बोलेंगे। ये लघु चाप, उधर हो गया दीर्घ चाप। तो इस बात को आप समझ गए। आप ये जानते हैं कि व्यास वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है, लेकिन जीवा की बात करिएगा तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होता है। अगर यह जीवा केंद्र बिंदु से इधर है तो इधर छोटा वृत्तखंड, उधर बड़ा वृत्तखंड, है ना। वृत्तखंड दूगो हो गया, एक छोटा एक बड़ा, छोटका को लघु वृत्तखंड, बड़का को दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। आपको आशीर्वाद दिया जाता है, कहता है कि दीर्घायु नहीं। अब इस बात को समझिए, ये जो चाप है इसको परिधि का ही पार्ट है चाप, तो इसको आप लघु चाप कहेंगे, इधर वाला को दीर्घ चाप कहेंगे। इतना बात अगर आपका क्लियर हो गया तो चलिए एक बात समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, वो वृत्त में केंद्र बिंदु है यहां पर, अब कोई दो जीवा वृत्त से समान दूरी पर है, वृत्त से समान दूरी पर है। मान लीजिए एक जीवा ए बी है, हमने कहा है आपसे कि वृत्त के परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है मेरे दोस्त। तो अगर ये दोनों जीवा ए बी सी डी बराबर है, मान लीजिए जीवा ए बी और जीवा सी डी ये दोनों अगर बराबर है, इसका मतलब है कि केंद्र बिंदु से जितना ज्यादा ये दूर होगा उतना ही ज्यादा यह भी दूर होगा। अगर ये x मीटर होगा तो यहां से इधर भी x मीटर ही होगा। इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए, यानी कि दो बराबर लंबाई की जीवा केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होगा। दो बराबर लंबाई की जीवा केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होगा मेरे दोस्त, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बेसिक चीजों को समझते हैं। और आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं वो सारे प्रश्न करने वाले हैं आज ही प्रश्न भी करेंगे जितनी हम आपको बेसिक पढ़ा देंगे। चलिए ऐप पर सारे पीडीएफ अभी अपलोड करवाता हूं मैं, सुनिए, ये जरा ध्यान दीजिए। तो आपको बोलना चाहिए, कल ही बोलना चाहिए बाबू, कैसे तुम मिस्टेक करते हो दीपक। शो करवा दिया, ये सब ध्यान रखो यार। सुनिए
यहां पर देखिए, आपको पता है अगर ऐसे एक जीवा और ये दूसरा जीवा एक दूसरे को काट दे, आप जानते हैं ना ये सम्मुख कोण है तो आपस में बराबर। अब एक बात बताते हैं, अगर मान लीजिए ऐसे त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज बना दिया, तो आप जानते हैं अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों भुजा बराबर होगा, दोनों भुजा बराबर होगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि यह वाला कोण 60 डिग्री है, आप कहिएगा सर सम्मुख कोण होने के कारण नीचे वाला भी 60 डिग्री, इधर वाला भी 60 डिग्री होगा, और जब ये दो भुजा बराबर है तो इस पर के दोनों कोण बराबर होगा सर, तो दोनों कोण बराबर होगा। चला तो बताइए एक बात कि अगर ये 60 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 60 है तो 120 बचा, तो 60-60 यहां भी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दो साइड बराबर है, तो यहां पर जो लास्ट में दो कोण होगा वो भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब यह एक समबाहु त्रिभुज हमें इस बार बन के आया। अब एक बात बताइए, एक बात बताइए, इसको छोड़िए, मुझे बताइए अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों भुजा बराबर होती है, तो तीनों कोण भी बराबर होती है। आप इस बात को जानते हैं, ये वाला कोण 60, ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज होता है तो तीनों भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर। जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर उसके दो कोण बराबर, जिसके तीन भुजा बराबर उसके तीनों कोण बराबर, और जिसके भुजा बराबर नहीं होंगे उसके कोण भी बराबर नहीं होंगे। मेरे दोस्त, अगर इस बात को आपने समझ लिया तो बहुत बेहतरीन बात आप समझ गए हैं। आप बताइए, जरूरी नहीं कि केंद्र पर काटे, वो कहीं भी काटे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो ये बात तो पक्का है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। ये बात भी पक्का है कि इधर का कोण इधर का कोण आपस में बराबर होता है। और अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये बात पक्का है कि अगर इसकी भुजा है ए, जितनी लंबी उतनी ये भी होगी। क्यों ऐसी होगी? क्योंकि त्रिज्या जो होती है, अगर केंद्र से चलेगा तब त्रिज्या समान होगा, लेकिन अगर केंद्र से नहीं जाएगा तब त्रिज्या समान नहीं होगा। अगर केंद्र पर है तब तो त्रिज्या समान कहेंगे। अगर यहां पर ओ मैंने दे दिया, यानी केंद्र पर एक दूसरे को काटेगा तब ऐसा हो पाएगा। लेकिन अब आते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है, गौर करिएगा। ये बात समझ गए? अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि दो जीवा एक दूसरे को कहीं भी काट रहा हो, दो जीवा है ए बी सी डी, दो जीवा है ए बी सी डी। जब दो जीवा एक दूसरे को काटे तो ये अंदर में ही काट रहा है, वृत्त के अंदर में, तो आपको यहां पर करना है, यहां से क्या करना है, कोई बिंदु पर काट दे। मान लो यहां पर ए बी सी डी ई कर दे, तो आपको छोटका गुना छोटका यानी रिलेशन बनाना है। ए ई मतलब यहां से लेकर यहां गुना, यहां से यहां ए ई गुना बी ई बराबर क्या, सी ई गुना डी, यानी पार्ट बाय पार्ट। यह एक रिलेशन रहेगा, इसको याद रखिएगा। जब दोनों जीवा घर के अंदर मिले, यहां से यहां तक गुना यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक गुना यहां से यहां तक, आपस में बराबर। तो जब दो जीवा वृत्त के अंदर ही मिले तब ऐसा होगा। लेकिन याद रहे मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं ऊपर वाले को, ज्यादा कुछ हम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा हो, जरा ध्यान दीजिए। ऊपर वाला तो बहुत आसान बात था, आप समझ चुके हैं। मान लीजिए दो जीवा है और बाहर की ओर बढ़ा दिए, तो बाहर की ओर बढ़ा दिए तो एक दूसरे से मिलवे करेगा। मान लीजिए यह जीवा ए बी था, इस ए बी जीवा को बाहर की ओर ले गए, और एक जीवा सी डी था, इसको बाहर की ओर ले गए और बाहर जाकर मिला। तो जब बाहर जाकर मिलेगा, यहां पर दोनों जीवा अंदर में मिला, यहां पर दोनों जीवा बाहर जाकर मिला, तो बाहर जाकर मिला तो आप याद रखना, अंदर में मिले तो छोटा छोटा हो जाता है, छोटका गुने छोटका बराबर छोटका गुने छोटका। बाहर में जाएगा तो बड़का गुना छोटका बराबर बड़का गुना छोटका। बड़का का मतलब हुआ सी से लेकर ई तक, यानी सी ई गुना, बाबू ध्यान दीजिए, सी ई, यहां से यहां तक सी, और छोटका बोलते हैं बाहर वाला को डी,
अरे घर में तो कोई भी व्यक्ति शेर की तरह रहता है, घर में जो रहेगा वो शेर की तरह रहेगा, घर से बाहर रहता है तब बेचारा कमजोर हो जाता है, यानी बाहर यानी छोटा हुआ। फिर बड़का, बड़का मतलब यहां से लेकर यहां तक बड़का कहिएगा, ए अगुने बहरा बहरा बी, इसका मतलब हुआ बड़का गुना छोटका, फिर बड़का अगुना छोटका। यह एक रूल है, इसको आपको याद रखना है, इस पर सवाल आएगा भी। यह एक रिलेशन होता है आपस में, जब दोनों जीवा बाहर मिले तब बड़का गुना छोटका बराबर फिर बड़का गुना छोटका होता है। यह पार्ट बाय पार्ट इसकी लंबाई दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फिर किसी के बारे में। अगर अंदर में दोनों जीवा मिल रहा है, अंदर में दोनों जीवा मिल रहा है बाबू, तो अंदर में मिलेगा तो छोटका गुना छोटका बराबर छोटका गुना छोटका होता है। इस बात को समझ गए तो एक बात और समझना जरूरी है। अब मान लीजिए कि ऐसा हो कि एक वृत्त है और वृत्त में मान लीजिए कि यह एक, मान लीजिए ये जीवा है और एक टेंजेंट के साथ मिल रहा है, टेंजेंट के साथ। टेंजेंट किसको कहते हैं? स्पर्श रेखा को। याद रहे दोस्त, याद रहे। अगर मान लीजिए किसी भी बिंदु का स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ना वृत्त के किसी एक ही बिंदु को चूमता है, यानी वृत्त के किसी एक ही बिंदु को टच करता है। याद रखिएगा, स्पर्श रेखा से केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा हमेशा समकोण पर मिलती है बाबू, यह बात आपको याद रखना है। केंद्र बिंदु से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा समकोण पर मिलती है। अब यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए एक P और यहां T कर देते हैं, ये A और यहां B था, तो A B एक जीवा था, जीवा बाहर जाकर मिल लिया किससे? टेंजेंट से। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा से। ये आपका स्पर्श रेखा है बाबू, ये आपका क्या है? स्पर्श रेखा है। एक जीवा, जब दो जीवा थी तो घर के अंदर मिली, दोनों जीवा घर के बाहर मिली, लेकिन यहां पर एक जीवा बाहर जाकर मिली, वो किससे? टेंजेंट से। तो क्या होता है? टेंजेंट दो बार लिखाता है, यानी यहां पर होगा पीटी, पीटी का स्क्वायर बराबर होगा फिर वही बढ़का, घर से बाहर तक गया बढ़का यानी एटी, गुना होगा छोटका यानी बीटी। बस इस बात को याद रखने की जरूरत है। और एक बात और आपको समझाने वाले हैं, इसके बाद आप सारे सवाल के गर्दा उड़ा देंगे। हाँ, आइए एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए। अगर मान लीजिए यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, केंद्र बिंदु है। याद रखिएगा, केंद्र बिंदु से अगर कोई जीवा गुजर रहा है तो ये व्यास होता है, ये व्यास होता है। और व्यास हमेशा ना परिधि पर, व्यास जो है वृत्त के परिधि पर हमेशा समकोण बनाता है बाबू, हमेशा समकोण बनाता है। कहीं भी बना लीजिए, व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है। व्यास यहां है, केंद्र बिंदु है यहां, व्यास द्वारा कहीं भी बनाइए, अगर व्यास ये है, व्यास के इस छोर से व्यास के इस छोर से आइए परिधि पर, यह जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री बनेगा। व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है, व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है मेरे दोस्त, ये बात आपको पता है। और याद रहे, मेन बात याद रहे कि मान लीजिए यह जीवा है, यहां केंद्र बिंदु है, तो जीवा द्वारा क्या होगा? जीवा द्वारा क्या होगा? इस जीवा के इस छोर से केंद्र बिंदु पर, इस जीवा के इस छोर से केंद्र बिंदु पर मिलाए तो यहां जो कोण बनेगा, इस जीवा द्वारा उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगना होगा। अगर यहां थीटा है तो यहां 2 थीटा हो जाएगा। याद रखिएगा, जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के कोण का दुगना होता है। और याद रहे दोस्त कि अगर इधर वाला कोण निकालना है, अगर इधर वाला कोण निकालना है, मान लीजिए ये वाला कोण
जिसको नाम x दे दिए। अगर ये वाला कोण निकालना है, कोण x का मान, तो आप 180 डिग्री में से 2 थीटा का आधा घटाइएगा। ये जो है यहाँ वाला कोण, केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, यानी हम इसको सीधा कह सकते हैं कोण O/2। ये बात याद रखिएगा अगर इधर का कोण निकालना है तो। जैसे अब हम कुछ सवाल करते हैं, अब चूंकि इतना ज्यादा हमने बेसिक अभी बता दिया और इस पर सवाल नहीं करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, क्योंकि वृत्त में ना बहुत सारे रूल हैं और वृत्त में बहुत सारा रूल है, तो सारे रूल को हम देखेंगे और सवाल करेंगे। पहली बात यहां समझिए, कहता है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है यानी व्यास है, व्यास है। अब कहता है कोण BAC 38 डिग्री, 38 डिग्री है। तो अगर ये व्यास है, ये भी व्यास है, तो ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है। कोई भी त्रिभुज के अंदर बाबू दो भुजा बराबर, तो दो कोण भी बराबर, ये भी 38 से होगा। 38 38 हो गया 76, और आप जानते हैं 38 38 76 हो गया। 38 38 76 हो गया, तो इधर वाला कोण कितना होगा? सिंपल सी बात आप समझिए, अगर ये 38 38 76 हो गया तो 76 तो बचा 180, यानी 104 इधर, 104 इधर, तो इधर भी 104 होगा। तो बाकी जो 76 बचा ये दोनों होगा, 76 में ये दोनों होगा, तो ये भी 38 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इस त्रिभुज के अंदर भी दो साइड बराबर हैं, तो 104 इधर बचा तो 76 ये दोनों मिलाकर, तो 38 38 दोनों होगा। आपसे पूछ रहा है कि बताइए x का मान, कोण OCD, x का मान आपको सिर्फ और सिर्फ 38 डिग्री होगा। कोण D पूछता वो भी 38 होता, कोण A 38 दिया था, कोण B भी 38 होता। यहां पूछता कोण COD, तब भी 104 डिग्री कहते। कोई कष्ट है क्या इसमें? कोई कष्ट नहीं है। आप आगे आ जाइए, अगले सवाल को देखिए। सेम उसी तरीके से दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र से कौन गुजरता है? व्यास। जब व्यास गुजरता है बाबू, ये वाला 45 है तो ये भी 45 से होगा। काहे कि आप जानते हैं कि 45 है तो ये भी 45 से होगा, काहे कि दोनों त्रिज्या है बाबू। तो दो भुजा बराबर तो आधार पर के दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर तो आधार पर के दो कोण बराबर। अब दो कोण बराबर तो यहाँ हो गया 90, तो यहाँ भी 90, तो इधर 45 इधर 45। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। है कोई कष्ट क्या? कोई कष्ट नहीं है। अगले सवाल पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है कोण AOB बराबर 70 डिग्री, तो OCD का मान। अब देखिए OCD ये वाला कोण पूछा है, इधर 70 है, इधर भी 70 होगा। बाबू एक बात बताइए, 70 है, ये दोनों त्रिज्या ही है। ये केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या होती है। किसी भी त्रिभुज की दो भुजा बराबर दो कोण बराबर, यानी ये 55 होगा, ये 55 डिग्री, ये वाला भी 55 डिग्री। आप ही बताइए, ये वाला भी 55 डिग्री होगा और ये वाला भी 55 डिग्री होगा। बाबू आपका आंसर तो पहले ही आ चुका है कि 55 डिग्री होगा। है कोई कष्ट क्या? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जी। कैसे समझ में नहीं आएगा? आ रहा है कि नहीं समझ में? बताइए। अभी आप देखिए ना, अभी तो शुरुआत किए हैं, सारा बात समझ में आएगा। याद रखिएगा, कभी भी याद रखिए दोस्त, कभी भी थ्योरी समझ लीजिए। अभी समझाए थे कि अगर जीवा है, ये एक जीवा है AB, जीवा द्वारा एक ही तरफ के परिधि पर बनने वाला कोण सभी कोण आपस में बराबर होता है। याद रखिएगा, जीवा द्वारा एक ही तरफ के परिधि पर बनने वाला सभी कोण आपस में बराबर होता है। अगर मान लिया जाए कि ये x है, ये y है, ये z है, तो आप कह सकते हैं कोण x बराबर कोण y बराबर कोण z, ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। लेकिन याद रहे, अगर मान लिया जाए कि कोण इसको यहाँ पर O है और यहाँ से ये मिला दिया जाए, तो केंद्र बिंदु पर का जो कोण होता है, यानी कोण O जो होगा, इस सब का दुगना होगा। चाहे कोण x का डबल कहिए या कोण y का डबल कहिए या कोण z का डबल कहिए, क्योंकि केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण उसी तरफ के, जिधर ये गया है उसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगना होता है। अब बताइए, अगर ये 40 है तो एक ही तरफ है, मान लो यहां से यहां मिला सकते हो आप अपने मन से,
कोई कष्ट नहीं है बाबू, आप अपना मन से इसको मिला सकते हैं। चलिए मैं लाइन खींच देता हूं। आपको क्या दिक्कत है? इस जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण, जीवा द्वारा परिधि पर के सभी कोण आपस में बराबर होंगे। x का मान यहाँ 40 है तो x का भी मान 40 डिग्री होगा। परिधि पर के एक ही तरफ के परिधि पर बनने वाला सब कोण आपस में समान होता है। जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला एक तरफ के परिधि पर बनने वाला सभी कोण समान होता है। और इसी में अगर पूछ दिया जाता कोण AOB जिसके बारे में पूछना है उसको बीच में, तो 40 का दुगना हो जाता 80 डिग्री। बताइए क्या आप रगड़ देंगे ऐसे सवाल को? क्या आप बना देंगे ऐसे सवाल को? बताइए बाबू अमोद, जल्दी से बताइए। कहां गया जी जनाब, कहां गया? आगे सवाल दीजिए, आगे सवाल का जवाब दीजिए। आइए आपके सामने प्रश्न है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है और कोण ACB 30 डिग्री है, कोण AOB का मान क्या होगा? अब बताइए, अगर ये दोनों बिंदु को मिला देते हैं, ये जीवा हो गया, जीवा द्वारा यहाँ केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण इसी तरफ के परिधि पर के कोण का दुगना होगा। इसका मान दे दिया है कोण ACB 30 डिग्री। ये वाला दिया हुआ है बाबू, ये वाला हमको निकालना नहीं है, ये वाला दे दिया है 30 डिग्री। अगर ये 30 दे दिया है तो ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। परिधि के एक ही तरफ न है जी, ये परिधि से सब उधरे न है, उधर के जितना कोण होगा उसका डबल हो जाएगा, यानी आपका 30 दूना 60 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं मेरे दोस्त, अगर मान लो ऐसा रहे कि जीवा यहां रहे, केंद्र यहां है, जीवा द्वारा केंद्र बिंदु पर बनने वाला कोण इसी तरफ के परिधि पर के कोण, अगर ये x है और यहां वाला कोण निकालना है, अगर ये y निकालना है तो कोण y जो होगा किसका दुगना? कोण x का दुगना होगा। कोई कष्ट नहीं है, हो सकता है ये फिगर उल्टा भी रहेगा, ऐसा हो सकता है, कोई कष्ट नहीं है, ये बात को समझ लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है दी गई आकृति में AB और AC बराबर है, ये दो भुजा ABAC बराबर है, इसको चिन्हित कर दिया गया है। कोण ABC बराबर 50 डिग्री, ये पूरा दिया हुआ है ABC 50 डिग्री। अब बताइए यह एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज में आइए, इस त्रिभुज में आइए बाबू, इस त्रिभुज में आइए, इधर उधर मत भटकिए। इस त्रिभुज में अगर आप आते हैं तो ये वाला 50 है, तो बताइए ये वाला भी 50 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दो भुजा बराबर, तो निचला जो एगो तीसरा भुजा है इसके साथ जो दोनों कोण बनेगा वो दोनों बराबर। 50-50 कितना हुआ? 100। तो ये वाला कितना आ गया? 80 डिग्री। अब ये वाला 80 डिग्री हो गया बाबू, ये वाला 80 डिग्री हो गया। तो इस जीवा के द्वारा ये वाला कोण बना और इसी जीवा के द्वारा ये वाला कोण बना, ये दोनों कोण बराबर होगा। परिधि पर जीवा द्वारा एक ही तरफ के परिधि पर बनने वाला सभी कोण आपस में समान होता है, 80 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी मैंने जो अभी थ्योरी बताया उस थ्योरी के आधार पर आप सारे सवाल को आप इजीली बनाते जा रहे हैं। तो गणित को सीखने के लिए, समझने के लिए ऐसे ही टेक्निक है, हार्ड नहीं है कोनो चीज बाबू। शुरुआत आपको पता चलना चाहिए, अगर शुरुआत आप जानते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला देखिए सवाल, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि एक जीवा है, जीवा बाहर जाकर एक टेंजेंट से मिले, स्पर्श रेखा से मिले तो क्या होगा? इसमें एक चीज दिया है PQ 12 सेंटीमीटर, P से Q 12 सेंटीमीटर दे दिया है। उसके बाद BQ 8 सेंटीमीटर, B से Q 8 सेंटीमीटर दे दिया है। AB की लंबाई पूछा है, मान लेते हैं x। आप जानते हैं ना इसमें हमने क्या बोला था? टेंजेंट का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर बराबर होगा बड़का गुना छोटका। बड़का का मतलब यहां से लेकर वहां तक, यानी A से लेकर Q तक, AQ बड़का हो गया। और छोटका कौन कहलाता है? जो घर के बाहर हो, यानी BQ। सुनिए बाबू, अब PQ का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आप यहां लिख दीजिए, या आप सीधा कह दीजिए कि 12 का स्क्वायर भैया 144 हो जाता है। बराबर देखिए AQ, A से लेकर Q तक जाइएगा तो x + 8 होगा। और BQ का मतलब हुआ 8 से काट दिए, 18 8 44 से। अब 8 आकर घट गया तो 10 हो गया x का मान, x का मान 10 हो गया, यानी A से B की लंबाई पता चल गया, वो 10 सेंटीमीटर हो गया। अगर कोई जीवा वृत्त के बाहर कोई टेंजेंट से मिलता है
टेंजेंट से मिलने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि टेंजेंट घर में आता ही नहीं है। आया बात समझ में? टेंजेंट जो है घर में आता नहीं है। टेंजेंट जो है, कहते हैं टेंजेंट जो है पागल प्रेमी है, पागल प्रेमी नहीं है, पागल प्रेमी तो घर में आ जाता है जी। ये बेचारा बहुत शरीफ है, इससे मिलने के लिए जीवा को बाहर ही जाना होगा। यहां पर देख लीजिए, ये टेंजेंट है, बेचारा शरीफ है, डरे घरे ना आता है। तो जीवा जब जाकर मिलेगी तो बाहर जाके मिलेगी, और बाहर जाकर मिलेगी तो टेंजेंट का स्क्वायर यानी टेंजेंट टोपी लगा के आएगा, यानी पीटी यहां पर टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा। और बड़का कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक यानी बीपी, यानी आप यहां लिखेंगे बीपी और फिर लिखेंगे छोटका। छोटका कौन कहलाता है? जो घर से बाहर है बेचारा, वही ना कमजोर आदमी होता है, छोटा आदमी। घर के अंदर तो बाबूरे सब रहता है मजबूत। अब देखिए पीटी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर हुआ 36 बराबर, बाबू बीपी बताइए तो बी से लेकर पी तक आइएगा, यहां से यहां x, यहां से यहां 5, यानी हो गया x + 5। अब हो राजा, इधर ध्यान दो, यहां पर AP है 5, अब 5 से इसको भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिएगा, 36 दूना 72, 7.2। अब 7.2 में से ये 5 आकर माइनस हो जाएगा तो x रह जाएगा, यानी यहां 2.2 हो जाएगा x का वैल्यू, यानी 2.2 हो गया। यहां से यहां तक की लंबाई 2.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हो गया मेरे दोस्त। है कोई कष्ट क्या? कोई कष्ट नहीं है। आगे चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है x का मान बताइए। इस बार क्या है, दोनों जीवा घर में नहीं मिल रहा है, बाहर जाकर मिल रहा है। तब बाहर जाएगा तो क्या होगा, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका, बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका। बाबू बड़का का मतलब हुआ ए से लेकर पी तक, हाँ ए से लेकर पी तक एपी हो गया, और छोटका बहरे बहरे सीपी हो गया। सुनिए पहला लिखे हम ए से लेकर पी तक, और छोटका का मतलब बहरे बहरे, और फिर बड़का ये बी से लेकर पी तक बीपी, और गुने छोटका यानी डीपी। अब देखिए आप इसका मान रखिए, पहला बड़का रखिएगा, यहां से यहां तक की लंबाई 5 और 9 हो गया 14, एपी हो गया 14, बहरा में है 9, छोटका इसी को कहेंगे। और देखिए बड़का का मतलब 7 + x, 7 + x, उसके बाद है बाहर से यानी 7, 7 से इसको काटिए, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 18 में से ये 7 घट जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो 18 में से 7 गया, कितना हो गया 11, x का मान 11 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। है कोई कष्ट तो बताइए। मुझे नहीं लगता है कि कोई कष्ट है, सब लोग को समझ में आ रहा है। भाई पूरे समझ में आएगा, ज्योमेट्री ना समझ में आए इससे देखो पेचीदा, विद्यार्थी मानता है इससे पेचीदा कुछ नहीं है, लेकिन यकीन मैं दिलाता हूं आपको, अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं, छोड़ते नहीं है एक भी दिन ना, ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, जैसे पढ़ते हैं आप पढ़िए, समझ में 100% आएगा। आइए, और मैंने 2-2, 3-3 प्रश्न सेम टाइप के 3-3 प्रश्न कर दिए ताकि आपका क्लियर होते चला जाए। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करिए। x का मान ज्ञात करना है। यहां पर टेंजेंट मिल रहा है बाबू जीवा से, तो टेंजेंट का स्क्वायर होता है 12 के स्क्वायर होता है 144, आपको पता है 144 हो जाएगा, 12 के स्क्वायर 144। उसके बाद बड़का का मतलब है x + 7, बड़का का मतलब हुआ x + 7, और छोटका का मतलब हुआ, यहां छोटका का मतलब बाहरे वाला। अब रे बाबू इतना गुना 144, अब अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए गुणनखंड बनने लगेगा, हमको सोल्व करने में दिक्कत करेगा। x² + 7x + 144 हो जाएगा। इसको ऐसे मत हल करिए, आपको x का मान पूछा है तो 4 गो ऑप्शन में x के न मान होगा। बाबू x के मान पूछा तो 4 गो ऑप्शन में x के न मान होगा। आप 16 और 7 रखिएगा 23, मान लीजिए ऑप्शन ए में है ये 16, तो यहाँ 16 और 7 23, 23 को कभी भी x की वैल्यू 16 से गुना करिएगा तो 144 थोड़े होगा, 12 गुने 12 144 हो जाता है। तो ये तो हुआ नहीं, ये तो हुआ नहीं बाबू। अगला देखिए, अगर आप 9 रखते हैं तो 9 7 यहाँ हो गया 16, x के जगह अगर आप 9 रख लेते हैं, x के जगह 9 रख लेते हैं तो 9 7 16 और 16 नमा हो जाता है 144। आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोई कष्टे नहीं है जी। हाँ
पीडीएफ भी मिल जाएगा। मंटू कुमार, आप चिंता मत कीजिए। आप देखो, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं। देखो, आपने कोर्स खरीदा है बाबू सीखने के लिए। अगर मुझे 2-4 क्लास ज्यादा लगे तो भी दिक्कत नहीं है, हम इसमें 2-4 क्लास ज्यादा दे देंगे, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा सवाल पर प्रैक्टिस करवाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के एग्जाम में। कैसे? रेलवे के एग्जाम में आया है सवाल। सवाल क्या कहता है? पी क्यू एक वृत्त का व्यास है, या भाषा में सवाल है यही टाइप से। पी क्यू एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है और कोण आर पी ओ 39 डिग्री है, तो कोण आर क्यू पी की माप क्या होगी? कोण आर पी क्यू की माप क्या होगी? देखिए, पी क्यू एक वृत्त का व्यास है। पी क्यू एक वृत्त का व्यास है, तो एक मान लीजिए कोई वृत्त होगा और वृत्त का व्यास है कौन? पी क्यू। तब पी क्यू वृत्त का व्यास है बाबू। पी क्यू तो आपके वृत्त का व्यास है। तब वृत्त का जब व्यास है आपका पी क्यू, बहुत बढ़िया, केंद्र बिंदु ओ कर दिया। अब कहता है केंद्र ओ है। यदि कोई बिंदु आर वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित का मतलब होता है परिधि पर स्थित, कहीं भी कर दीजिए, आपका मन है तो यहां ही रख दीजिए आर को, कोई दिक्कत नहीं है। तब कहता है क्या जानते हैं? और कोण आर पी ओ 39 डिग्री, बीच में कौन है? पी ना, यानी पी के पास 39 होगा, तो आर पी ओ, यानी यहां से यहां मिलाइए, यहां से यहां मिला दिए, ये बोला कि 39 डिग्री रहेगा भैया, ये 39 डिग्री रहेगा। तो कोण आर क्यू पी की माप, तो आर क्यू पी यानी इस वाले कोण का माप पूछा है। आप जानते हैं, मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। इस व्यास से चाहे जिधर बनाइए सभी कोण समकोण होगा बाबू। व्यास द्वारा, अगर यह व्यास है तब व्यास द्वारा याद रखिएगा परिधि पर हमेशा समकोण बनता है। व्यास द्वारा परिधि पर हमेशा समकोण बनता है। व्यास द्वारा परिधि पर हमेशा समकोण बनता है, चाहे आप जहां बनाइए। व्यास के एक छोर से लिए, व्यास के दूसरे छोर से लिए, यहां बनाइए, ये 90 डिग्री का कोण होगा, समकोण होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। अब कोई भी त्रिभुज के अंदर 3 कोण होता है, एक 90 है, एक 39 है। ये 90 है तो ये दोनों मिलकर 90 होना चाहिए। ये 39 है तो ये अकेले बेचारा 51 डिग्री होगा, तब ना हो जाएगा जी, तब ना हो जाएगा। ये दोनों मिलकर 90 तब 180, यानी 51। ऑप्शन बी आपका आंसर है। एनटीपीसी में 2021 में सवाल पूछे गए थे। कोई कष्ट है आपको? ना, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, कहता है किसी वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती है। यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 12 सेंटीमीटर, ई डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो जीवा सी डी की लंबाई कितनी होगी? आप एक बात बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास 1 का पीडीएफ लोड करवा दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ है। किसी वृत्त में जीवा ए बी सी डी को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर स्थित ई पर मिलती है, बिंदु ई पर। आपको याद होगा मैंने थोड़ा देर पहले एक बताया था ऐसा कि मान लीजिए 2 जीवा है दोस्त मेरे, 2 जीवा है ए बी सी डी। मान लो जीवा अंदरे होता है, वृत्त के अंदर ही जीवा होता है, यहीं से यहाँ जीवा हुआ और एक जीवा और, तो एक जीवा ए बी और ये जीवा सी डी। वृत्त के अंदर यहाँ परिधि से परिधि पर स्थित 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं जीवा होती है। ये बाहर जाकर मिलती है, इसको बाहर की ओर बढ़ाया गया, ई पर मिलती है। तो ई पर मिलती है, कहता है ए बी बराबर है 9 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए से लेकर बी तक है 9। उसके बाद कहता है ए ई 12 सेंटीमीटर, ए से लेकर ई तक है 12, ए से लेकर ई तक 12, तो यहां से यहां 9, तो इधर होगा 3, तो 9 3 12 हो गया। अब कहता है ए ई 12 हो गया, ई डी 4 सेंटीमीटर, बाबू ई डी है 4, यानी इधर बाहरे बाहरे 4 है। अब कहता है तो जीवा सी डी की लंबाई, इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। आपको तो याद होगा ये बात, अभी थोड़ा देर पहले शुरू में बताए कि जब 2 जीवा वृत्त के बाहर जाकर मिलेगी तब बड़का गुना छोटका बराबर बड़का गुना छोटका। ए बाबू, बड़का का मतलब शुरू से अंतिम तक, तो 9 3 हो गया 12, ये बड़का हुआ, गुना छोटका। छोटका कौन होता है? कमजोर कौन होता है? जो घर से बाहर है। तो बड़का गुने छोटका हो गया। इसमें बड़का लीजिएगा तो x + 4 तक जाना होगा, और छोटका का मतलब जो बहरे बहरे है, यानी 4। अब 4 से काट दिया तो 4 तिहाई 12, ये हो गया 3 तिहाई 9, और 9 में से ही 4 आकर घट जाएगा। x का मान निकल के आ गया 5,
अरे एक्स का मान कितना आ गया बाबू, 5 सेंटीमीटर हो गया। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो जो चीजें आपने फिगर के रूप में देखा वो भाषा के रूप में भी एग्जाम में पूछा जाता है। 2022 में एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया था, यानी दूसरा जो सीबीटी 2 हुआ था उसमें। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है किसी वृत्त की दो जीवा एबीसीडी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित करना या एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से काटना एक ही बात है। यदि ए एफ 12 है, बी एफ 4 है, सी एफ 16 है, सी डी तो की लंबाई ज्ञात करें। सी डी की लंबाई पूछा है। देखिए किसी वृत्त की जीवा ए बी सी डी मान लिया जाए यह एक वृत्त है, इसमें एक जीवा ए बी है, एक जीवा ए बी है, एक जीवा सी डी है, एक जीवा सी डी है, लेकिन ये वृत्त के बाहर जाकर कहीं मिलती है और जहां मिलती है वो एफ है। जहां मिलती है वो क्या है, एफ है। एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ए एफ बराबर 12 है, यहां से लेकर यहां तक 12, तब बढ़का हो गया बाबू 12। छोटका देखिए बी एफ का लंबाई दिया है 4, वाह रे वाह, तो हो गया ना बढ़का गुना छोटका। ए एफ दिया है 12, ए एफ दे दिया पूरा दे दिया आपको 12 और यहां दे दिया 4, तब बढ़का गुना छोटका अब बराबर फिर बढ़का सी एफ 16 बढ़का, यानी यहां से यहां तक दे दिया है 16। और देखिए और सी डी पूछा है, ये वाला पूछा है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। अब यहां पर एक चीज गलती मैंने कर दिया, इसको एक्स मान लिए, पूरा 16 दिया है। सी एफ एक सेकेंड आइए जरा ध्यान दीजिए एक बार फिर से। किसी वृत्त में जीवा ए बी सी डी वृत्त के बाहर बिंदु ए पर मिलती है। ए बी सी डी मान लीजिए ए बी और सी डी कहां मिलती है, एफ पर मिलती है। सवाल कहता है ए एफ 12 है, ए से लेकर एफ तक 12 है, बी से एफ तक 4 है, बी से एफ तक 4 है, ए से एफ तक 12 है, 12 पूरा तो इधर हो जाएगा अंदर में 8, यहां से यहां 8, यहां से यहां 4, तब न पूरा हो जाएगा ए एफ 12, कोई दिक्कत नहीं है, और बी एफ 4 हो गया। सी एफ है 16। दोस्त यहां से शुरू से अंतिम तक 16 दिया हुआ है। अब कहता है सी डी तो की लंबाई ज्ञात करे। सी डी की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा है, सी डी की लंबाई। सी डी अगर इसको आप x मान लेते हैं तो इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा छोटका, टोटल 16 माइनस x हो जाएगा। बात बन गया, बात बन गया। अब यहां पर बड़का गुने छोटका ना लिखते हैं मेरे दोस्त, तब बड़का गुने छोटका लिखते हैं तो लिखिए पहले बड़का 8 4 12 हो गया बड़का, इसको हम इधरे लिख देते हैं आगे बढ़ा के 8 4 12। देखिए यहां से यहां तक बड़का और छोटका का मतलब बाहरे बाहरे बराबर क्या होगा, बड़का का मतलब हुआ 16 और छोटका का मतलब बाहरे बाहरे, यानी 16 माइनस एक्स। गौर करिएगा अगर ये 12 चौके 48 है तो 16 से इसको हम 3 बार में काट सकते हैं, तो ये 3 आकर इधर घट जाएगा तो 13 हो जाएगा, एक्स उधर चल जाएगा, एक्स की वैल्यू 13 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कहाँ क्लास के तुरंत बाद हम पीडीएफ डलवा देंगे। मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर भी डल जाता है, धुरीना ऐप पर भी डल जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है बिंदु ए बी सी, बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। कोण ए सी बी 46.5 डिग्री है। तो लघु वृत्तखंड जहां चाप ए बी पर बने कोण ए ओ बी की माप ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड चाप ए बी पर बने कोण ए ओ बी की माप ज्ञात कीजिए। अब सुनिए एक बात बताइए, कोण ए ओ बी का मान पूछा है। ए बी सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित है। ए बी सी कहां स्थित है जानते हैं, लघु वृत्त कह दिया है। लघु वृत्त और दीर्घ वृत्त कब होगा, जब केंद्र से होकर न गुजरेगा कोई जीवा। मान लीजिए जीवा यहां से गुजार दिए, ए बी यहां पर हो गया, ए बी और सी कहीं ले लीजिए, और यहां पर क्या कहता है केंद्र ओ है। केंद्र क्या है, ओ। परिधि पर है ए बी सी बिंदु ए बी सी, केंद्र ओ
वाले एक वृत्त पर स्थित है। कोण ACB 46.5 डिग्री। बाबू ACB यानी यहां से लेकर यहां, ये वाला है आपका 46.5, 46.5। अब सवाल ये कहता है, तो लघु वृत्तखंड AB पर बने कोण AOB की माप ज्ञात करिए। लघु वृत्तखंड AB है ये, इससे बने यहां पर जो कोण बनेगा O पर, यहां O है ना, ये वाला O मिटा देता हूं मैं। चलिए, तो यहां पर जो है O, ये वाला कोण का माप पूछा है, हो गया। कोण AOB का मान पूछा है, उधर के कोण का दुगना यानी 46.5 का दुगना 46.5 का डबल हो जाएगा। 46 दूना 92, 93 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। कोई कष्ट ही नहीं था, इतना आसान था, सब कुछ आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि अब अगर ऐसे आप पढ़ेंगे, आप ही बताइए यकीन के साथ, क्या आपको ज्योमेट्री समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हम आज की सेवा को यहीं तक रखेंगे, कल हम इससे आगे आपको बेसिक चीजें पढ़ाएंगे और बेसिक के साथ साथ हम प्रश्न भी करवाएंगे। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा। तो बारी बारी से हम करेंगे, 2 4 5 क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन क्लास कब होगा सर? शनिवार और रविवार को इस बार होगा, तो जिनको आना होगा वो आएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।